हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। ए ऑप्शन है पेशा को, बी ऑप्शन है दिनचर्या को, सी ऑप्शन है व्यापार को, डी ऑप्शन है कुछ नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। तो जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। ए ऑप्शन है सोफर ने, बी ऑप्शन है नौकर ने, सी ऑप्शन है खोखा ने, डी ऑप्शन है सेन साहब ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। तो जो खोखा था वो मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। तो भारत में सबसे अधिक जातियां हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि मछली से कौन डर रहा था। ए ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है भग्गू, सी ऑप्शन है कथाकार की मां, डी ऑप्शन है पिताजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली से कौन डर रहा था। तो मछली से संतु डर रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं हैं। ए ऑप्शन है उत्तर भारत की, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत की, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत की, डी ऑप्शन है पश्चिमी भारत की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं हैं, तो ये कहाँ की भाषाएं हैं। तो ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न छह नंबर प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है। ए ऑप्शन है राम नाम के बिना, बी ऑप्शन है तीर्थ यात्रा के बिना, सी ऑप्शन है ज्ञान के बिना, डी ऑप्शन है माता पिता के बिना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है। तो राम नाम के बिना जो वाणी है ये विष के समान हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न सात नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहब, बी ऑप्शन है वाहे गुरु, सी ऑप्शन है ननकाना साहब, डी ऑप्शन है फतेह साहब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न आठ नंबर प्रश्न है कि घानानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे। ए ऑप्शन है अकबर के, बी ऑप्शन है जहांगीर के, सी ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला के, डी ऑप्शन है औरंगजेब के। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि घानानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुर्शिद थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न नौ नंबर प्रश्न है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। ए ऑप्शन है चीनी, बी ऑप्शन है विदेशी, सी ऑप्शन है भारतीय, डी ऑप्शन है जर्मनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। तो विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उम्मीद का, बी ऑप्शन है आलस का, सी ऑप्शन है साहस का, डी ऑप्शन है प्रसन्नता का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो आलस का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11
11 नंबर प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। ए ऑप्शन है वृक्ष से, बी ऑप्शन है जल से, सी ऑप्शन है पत्थर से, डी ऑप्शन है अग्नि से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, तो वृक्ष को लगा के हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है रास्ते में, बी ऑप्शन है खेत में, सी ऑप्शन है शहर में, डी ऑप्शन है बाजार में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है सभ्यता, बी ऑप्शन है संबंधी, सी ऑप्शन है ड्राइवर, डी ऑप्शन है मिस्त्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था। ए ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल, बी ऑप्शन है फारस का राजा, सी ऑप्शन है महान दार्शनिक, डी ऑप्शन है समाज सुधारक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था। तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारत माता का आंचल कैसा है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है गीला, डी ऑप्शन है धूल भरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता का आंचल कैसा है। तो भारत माता का आंचल धूल भरा है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण हम आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है देवी नदी, डी ऑप्शन है सरस्वती नदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स ने, बी ऑप्शन है जनरल कनिंघम ने, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, डी ऑप्शन है विलियम जोन्स ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। तो मैक्स मूलर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है अमेरिका में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ है। तो हिरोशिमा जापान में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हिरोशिमा पर ही परमाणु बम गिराया गया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और किस देश ने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि रसखान को किसने शिक्षा दिया था। ए ऑप्शन है गोकुलनाथ ने, बी ऑप्शन है गोरखनाथ ने, सी ऑप्शन है विट्ठलनाथ ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान को किसने शिक्षा दिया था। तो विट्ठलनाथ ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं। ए ऑप्शन है शहर में, बी ऑप्शन है पहाड़ पर, सी ऑप्शन है गांव में, डी ऑप्शन है नदी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं। तो भारत माता गांव में निवास करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बेतमा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इंदौर के पास,
बी ऑप्शन है इलाहाबाद के पास, सी ऑप्शन है पुणे के पास, डी ऑप्शन है पटना के पास। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा कहाँ स्थित है, तो बेतमा इंदौर के पास स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया। ए ऑप्शन है युद्ध में, बी ऑप्शन है डकैती में, सी ऑप्शन है चोरी में, डी ऑप्शन है चरवाही में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया, तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास आई। ए ऑप्शन है बहन के पास, बी ऑप्शन है माँ के पास, सी ऑप्शन है दीदी के पास, डी ऑप्शन है नानी के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास आई, तो माँ के पास आई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहां चले गए। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है ब्रजभूमि, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन है इलाहाबाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान दिल्ली से कहां चले गए, तो ब्रजभूमि चले गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है पछताना, बी ऑप्शन है दुखी होना, सी ऑप्शन है खुश होना, डी ऑप्शन है मांग करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो पछताना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि दूर से कौन ललकारता है। ए ऑप्शन है दुश्मन, बी ऑप्शन है डाकू, सी ऑप्शन है वृक्ष, डी ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से वृक्ष ललकारता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। ए ऑप्शन है मंदिर न होने पर, बी ऑप्शन है भक्त न होने पर, सी ऑप्शन है ग्रंथ न होने पर, डी ऑप्शन है मठ न होने पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, तो अगर भक्त न हो तो भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था। ए ऑप्शन है घर के अंदर, बी ऑप्शन है चौक पर, सी ऑप्शन है घर के दरवाजे पर, डी ऑप्शन है आंगन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था, तो घर के दरवाजे पर मिलता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ए ऑप्शन है एफिल टावर, बी ऑप्शन है अविन्यो, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो एफिल टावर और अविन्यो दोनों रहा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है उपासना, बी ऑप्शन है इठलाना, सी ऑप्शन है ईंट, डी ऑप्शन है ईख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इबादत का अर्थ क्या होता है, तो इबादत का अर्थ उपासना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णवेल गोला स्थान का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है जैन धर्म से, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, सी ऑप्शन है सिख धर्म से, डी ऑप्शन है वैष्णव धर्म से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णवेल गोला का स्थान का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर।
33 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है राजतंत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है, तो लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि खोखा किस कहानी का पात्र है? ए ऑप्शन है 20 के दांत, बी ऑप्शन है शिक्षा एवं संस्कृति, सी ऑप्शन है बहादुर, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा किस कहानी का पात्र है, तो खोखा 20 के दांत कहानी का पात्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए थे, तो 1915 ईस्वी में आए थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ए ऑप्शन है मगही, बी ऑप्शन है प्राकृत, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है हिंदी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी? ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी, तो जारशाही रूस में थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो रूस के राजा होते थे उन्हें जार बोला जाता था, इसीलिए जारशाही कहाँ थी, तो रूस में थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है? ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है श्रीलंका को, सी ऑप्शन है नेपाल को, डी ऑप्शन है जापान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई? ए ऑप्शन है लूह से, बी ऑप्शन है तपेदिक से, सी ऑप्शन है कैंसर से, डी ऑप्शन है डायरिया से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई, तो लूह से हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है निंदा, बी ऑप्शन है बड़ाई, सी ऑप्शन है सराहना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो प्रशंसा का उल्टा क्या होगा, तो निंदा होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम आपको काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो अगर आप लोग बीच में जुड़े हैं या लास्ट में जुड़े हैं, अगर आपका कोई प्रश्न छूट गया है तो फिर से इस वीडियो को एक बार शुरू करके आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। यहाँ पे आपको लेखक शब्द का स्त्रीलिंग बताना है कॉमेंट बॉक्स में। ए ऑप्शन है लेख, बी ऑप्शन है लेखिका, सी ऑप्शन है लेखनी, डी ऑप्शन है लिखावट। तो इसमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।